नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो जैसा कि हम लोग कक्षा 9 का साइंस पढ़ रहे थे, साइंस में चैप्टर नंबर 6 ऊतक के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सरल स्थायी ऊतक। तो सरल स्थायी ऊतक के बारे में जानने के लिए तो बहुत चीज़ है, लेकिन हम उन्हीं बातों का अध्ययन करेंगे जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब परीक्षा में क्या पूछा जाता है, जिसमें कि आपको 3 से 4 लाइन लिखने के लिए आता है कि इसकी मतलब किसकी संरचना के बारे में बताइए या फिर इसके कार्य के बारे में बताइए। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि सरल स्थायी ऊतक होता क्या है। तो सरल स्थायी ऊतक का अगर हम बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका नाम ही है क्या, सरल, और साथ में स्थायी ऊतक। तो मतलब कि ये ऊतक क्या होता है, कोशिकाओं का समूह होता है। तो कहने का मतलब है कि ये ऐसे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जिसकी संरचना सरल होती है। सरल का मतलब क्या हुआ कि सब एक होते हैं, तभी तो सरल होगा, आसानी से हम निकाल लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं कि एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने हुए, मतलब कि इनका जो रचना होता है वो एक ही प्रकार की कोशिका से होता है। ठीक है, जिसको कि हम अगर दूसरे भाषा में कहें तो सभी कोशिका जो होती हैं वो समांगी होती हैं, मतलब कि एक ही प्रकार की समांगी कोशिका से मिलकर सरल स्थायी ऊतक का निर्माण होता है। ये तो हो गया। अब क्योंकि हम पहले इसकी संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए किसकी क्या आकृति, मतलब कि इसकी बनावट कैसी होती है। तो देखिए, इसकी आकृति जो होती है वो मुख्यतः 3-4 प्रकार की होती है। पहला, या तो ये क्या होगा, ये समव्यासी होगा। मतलब समव्यासी का मतलब कि जो इसके द्वारा जो इसकी गोला आकृति होगी उसका व्यास बराबर होगा। दूसरे भाषा में कहें तो ये गोल होगा। जब समव्यास है तो गोल होगा। गोल होगा, या तो फिर अंडा के आकार का होगा, है ना। तो इस प्रकार से इसकी जो है आकृति होती है। ये हम इस संरचना पढ़ रहे हैं कि इसकी जो आकृति होगी या तो वो समव्यासी होगा, या तो गोल होगा, या फिर अंडाकार होगा। अब जैसा कि मान लीजिए मैंने क्या कहा कि अगर इसकी आकृति जो है अगर गोल होती है तो गोल होगी तो किस तरीके की होगी, मान लीजिए इस तरीके की कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। एक कोशिका ये, एक कोशिका ये, इस तरीके से आपस में कोशिका जुड़कर एक सरल स्थायी ऊतक का निर्माण करेंगे, है ना। तो दूसरी बात क्या है कि इनकी जो क्या होती है, कोशिका भित्ति। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति बोले तो मतलब कि सेल वॉल, मतलब सेल वॉल मतलब कि ये देखिए जो कोशिका से मिलकर बना हुआ है सेल से, इनकी जो दीवारें होती हैं ये पतली होती हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी संरचना की। दूसरी बात, किसकी जो कोशिका भित्ति होती है अर्थात की जो दीवारें होती हैं वो पतली होती हैं। तो आपके मन में हो सकता है सवाल है, सर आप ये तो बता दिए भाई कि कोशिका का आकार ऐसा होगा, ऐसा दीवार होगा, लेकिन कोशिका कौन सी होगी, जीवित होगी कि निर्जीव होगी, है कि नहीं। तो इनकी जो कोशिका इसमें पाई जाती है वो कोशिका जो होती है वो जीवित होती है। ये बात भी ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है लिविंग सेल पाए जाते हैं, मतलब कि सरल स्थायी ऊतक का निर्माण जो है लिविंग सेल से होता है। उसके साथ साथ इनकी कोशिकाओं के समूह की जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोशिकाओं के मध्य का अंतर, मतलब देखिए एक कोशिका और दूसरे कोशिका के बीच में जो अभी अंतर देख रहे हैं यहाँ पर ये स्थायी ऊतक के जो इसके तीनों प्रकार हैं उसमें सबसे ज़्यादा इसमें होता है। ठीक है, मतलब कि अगर उसको हम इसकी भाषा में अगर कहना चाहें तो ये हो जाएगा अंतर कोशिकीय स्थान। अंतर कोशिकीय स्थान ये सरल स्थायी ऊतक के तीनों प्रकार में सबसे ज़्यादा इसी में होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो यहाँ तक हमने देखिए किसकी बात की, ये जितना भी हमने बात किया ये हमने अभी तक बात किया इसके संरचना की। जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सरल स्थायी ऊतक के बारे में संरचना से आप क्या समझते हैं बताइए, या किस प्रकार संरचना होती है, तो उसमें आप ये कुछ हेडिंग पॉइंट बता सकते हैं। क्या, इसकी आकृति ऐसी होती है, भित्ति इसकी ऐसी होती है, अंतरा आणविक स्थान सबसे अधिक होता है और कोशिका जीवित पाई जाती है, और ये एक ही प्रकार के समांगी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो अब इसके बाद हम आगे आते हैं कि इनके कार्य क्या हैं, हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि जब हमने स्थायी ऊतक पढ़ा था तो हमने एक बात आपने नोटिस किया होगा जो मैंने लिखवाया था कि स्थायी ऊतक किसी विशिष्ट कार्य के लिए
बने हैं, जो कि विभाज्य योतक ऊतक से मिलकर बने होते हैं। तो इन विशिष्ट कार्यों को देखते हैं। तो देखिए, जो पहला विशिष्ट कार्य जो आता है ना, कार्य में जो पहला विशिष्ट कार्य आता है, ये जो ऊतक है ये खाद्य भंडारण के काम में आता है। किसमें दोस्तों? खाद्य भंडारण में। खाद्य भंडारण में कैसे? जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसकी जो कोशिका भित्ति के अंदर का स्थान है, इसी जगह जो है भोजन का भंडारण किया जाता है। ठीक है, तो इसमें इस ऊतक का कार्य होता है। अब दूसरी बात ये होती है कि हमने ये तो देख लिया कि ये जो ऊतक है ये खाद्य भंडारण में काम में आता है। और खाद्य कहाँ स्टोर किया जाता है? तो ये स्टोर किया जाता है अंतर कोशिकीय स्थानों में, जहाँ कि मैंने चित्र में दिखा दिया। लेकिन अब ये खाना क्या? दाल चावल रोटी सब्जी? तो नहीं, खाना का यहाँ मतलब हुआ जो भोजन यहाँ पे, मतलब जो खाद्य जो स्टोर किया जाता है वो यहाँ पे होता है मंड, प्रोटीन और वसा। इन सभी के बारे में आगे हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन क्योंकि हम इसकी परीक्षा की दृष्टि से देख रहे हैं तो ये तीनों चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। अब दूसरी चीज़ कि ये खाद्य भंडारण में तो कार्य आते ही हैं, लेकिन दूसरी बात ये भी हो गया कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी भाग लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण। और एक चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा, जब भी कोई ऊतक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि भोजन का निर्माण करता है। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है कि ये जो है क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। तो जिनमें ये ऊतक पाया जाता है पौधों में, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोजन का निर्माण करते हैं। अगर हम इसके उदाहरण का अगर बात करें, ठीक है, क्योंकि सरल स्थायी ऊतक की प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने वाले ऊतक का अगर हम उदाहरण की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्लोरेनकाइमा। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्लोरेनकाइमा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके नाम में आप देख रहे हैं क्लोरेन, अर्थात कि इसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है। और क्लोरोफिल की उपस्थिति है तो पक्का वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेगा, और भाग लेगा तो भोजन का निर्माण करेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सरल स्थायी ऊतक जो है वो खाद्य का भंडारण भी करता है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोजन का निर्माण भी करता है। भोजन निर्माण, ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बातों में हम इसमें चर्चा कर रहे हैं। अब उसके साथ साथ जो इसका तीसरा महत्वपूर्ण कार्य आता है वो ये होता है कि जो जलीय पौधे होते हैं उसमें भी इस प्रकार का ऊतक पाया जाता है। कौन सा? सिंपल परमानेंट टिश्यूज। तो ये जलीय पौधों में क्या करता है? तो जलीय पौधों में मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जलीय पौधों में जो जल में पाए जाते हैं, जलीय पौधों में ये श्वसन और उसके साथ साथ प्लवन, इन दो चीज़ों में सहायता करता है। श्वसन का मतलब कि वो सांस लेने में सहायता करता है, प्लवन का मतलब कि तैरने में, वो पानी में डूबता नहीं है ना। तो इन दोनों चीज़ों में जलीय पौधों में जिनमें सरल स्थायी ऊतक पाया जाता है वो उसका श्वसन और प्लवन में सहायता करता है। तो जैसे हमने देखा क्लोरोफिल में, इसका एक एग्जाम्पल हम इसमें भी देख सकते हैं, इसका हो जाएगा एरनकाइमा। जलीय पौधे जो कि पौधे पाए जाते हैं उसमें हो जाएगा ये एरनकाइमा। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसे इसके नाम में एरे लिखा, एरे मीन्स इसमें कुछ शब्द है एयर का, तो एयर का बात हुआ तो क्या हो गया? ये सरल स्थायी ऊतक का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब जो सबसे विशिष्ट कार्य आता है सरल स्थायी ऊतक का वो ये हो गया कि ये जो है घाव भरने में सहायक है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है घाव भरने में कौन सा ऊतक सहायक होता है, तो यही है, घाव भरने में सहायक। घाव भरने में सहायक। अब घाव भरने का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कि ये पौधा था, ठीक है, एक रफली डायग्राम बनाते हैं, ये पौधा था, ये इसकी शाखा थी, शाखा से बहुत सारी टहनियाँ निकली थी। अब अगर ये टहनी किसी कारण से ब्रेक हो गई तो यहाँ पर जैसे हमारे उंगली में चोट लगता है तो जाहिर सी बात है पौधों में भी चोट लगेगा, है ना, क्योंकि वो एक सजीव है। तो उस जगह पे इस घाव को भरने, और घाव भरने में सहायक तो होता ही है, उसी के साथ साथ मतलब रिपेयर के साथ साथ नई कोशिका का निर्माण में भी सहायक होता है। तो इस तरीके से घाव भरने में सहायक होने के साथ साथ ये द्वितीयक वृद्धि में भी सहायक है। किसमें? द्वितीयक वृद्धि में
सहायक। द्वितीयक वृद्धि में कैसे कि ये इसको डायरेक्ट ज़मीन से बड़ा होने में नहीं सहायता कर रहा, लंबाई या चौड़ाई में पारधी वृद्धि नहीं सहायता कर रहा। ये जब कहीं रिपेयर टूट फूट होती है पेड़ पौधों में तो उस जगह रिपेयर में इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने क्या क्या देखा कार्य में हमने देखा कि ये जो है खाद्य का भंडारण करता है। और कहाँ करता है तो अंतर कोशिकीय स्थान में, जो कि इसके अंदर पाया जाता है। अंतर कोशिकीय स्थान ये भी समझ यहाँ भी होगा, ठीक है। इसके अंतर कोशिकीय स्थानों में होता है, ठीक है। और कौन खाने में क्या हो गया खाद्य पदार्थ है मंड, प्रोटीन, वसा। और ये प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करता है। इसका एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा क्लोरेनकाइमा। और जलीय पौधे अगर जो पानी में पाए जाते हैं अगर उसमें ये ऊतक पाया जाता है तो उसमें श्वसन और प्लावन में सहायता करता है। एग्जाम्पल हो गया एरेनकाइमा। साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण घाव भरने में ये सहायक होता है। और घाव भरने में सहायक होने के साथ साथ ये द्वितीयक वृद्धि में भी सहायक होता है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आज हम लोगों ने स्थायी ऊतक का एक टॉपिक कंप्लीट किया है। सरल स्थायी ऊतक का कौन सा टॉपिक तो मैंने लिखा ही नहीं, पैरेनकाइमा, ये हम बात कर रहे थे पैरेनकाइमा के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने सरल स्थायी ऊतक का पैरेनकाइमा के बारे में चर्चा किया हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसके अन्य 2 भागों में बात करेंगे, 2 भागों का बात करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज बताया गया जानकारी आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई अगर कमी रह गई हो तो आपके संदेश का, आपके कमेंट का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। प्लीज़ इसको बता के चैनल की वृद्धि में मदद करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।